कोर्ट रूम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वो स्याह चादर ओढ़े आखिरी बेंच पर बैठी थी। कमरा अदालत वाहिद जगह थी जहां आने के बारे में उसने कभी सोचा भी ना था, मगर वक्त आज उसे उस जगह ले आया था। वक्त ने अगर उसे शहमात दी थी तो वो इस बात को तस्लीम करती थी। वो दिल ही दिल में कोई वजीफा पढ़ रही थी। उसका वकील उसे सब समझा चुका था। उससे कुछ आगे वो सूटिड बूटिड आदमी बैठा था जिसकी वजह से आज वो इस कोर्ट रूम में मौजूद थी। उस्मा अरूज ने अपनी जिंदगी के कीमती साल उस आदमी को और उसके घर को दिए थे। मोहब्बत, इज्जत, एसार और कुर्बानी, किसी चीज की कमी ना रखी थी। और बदले में उस आदमी ने उसे क्या दिया था? वो हिसाब करती तो उसके हिस्से में खसारा ही खसारा था। उसके केस का नंबर आ चुका था। कानूनी कार्रवाई का आगाज होते ही मुखालिफ वकील बहस शुरू कर चुका था। उस्मा के खिलाफ इल्जामात की एक तवील फहरिस्त थी जिसे वो दम साधे सुन रही थी। उसे तो मालूम ही ना था कि वो इतनी बुरी औरत है। उसने कभी उस आदमी को देवता समझा था, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि वो तो इंसान कहलाने के लायक भी न था। वो बेयकीनी, हैरत और सदमे का शिकार हो रही थी। इल्जामात का सिलसिला खत्म हुआ तो जज ने उसका नाम पुकारा। वकील ने उसे उठने का इशारा किया। वो गायब दिमागी की कैफियत में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जिंदगी में औरत बहुत से मुश्किल मरहलों से गुजरती है, मगर सबसे मुश्किल मरहला तजलील का होता है। जज के सामने मुख्तलिफ फाइलें खुली थीं। उसने प्रोफेशनल अंदाज में चंद सवालात का आगाज किया। आप बताइए बीबी, नौबत तलाक तक कैसे पहुंची, जबकि आपका एक कमसिन बेटा भी है? सवाल सपाट और बारोब अंदाज में किया गया। आखिरी जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। उसके हाथों में कपकपाहट उतर आई। वक्त ने उसे तोड़ दिया था, और जिस चीज ने उसे अभी तक संभाला हुआ था वो उसके मासूम बेटे की मोहब्बत थी। जी हाँ, मेरा एक कमसिन बेटा भी है। फिर भी मैं बावजूद कोशिश के अपना घर नहीं बना पाई। घर मुकद्दर से बनते हैं, ख्वाहिश से नहीं। उसकी आवाज में जर्द मौसम जैसी वीरानी थी। आंखों में एक अजीब खालीपन था। वकील की ब्रीफ की गई सब बातें उसके जहन से निकल गईं। जज ने ऐनक के पीछे से एक उचटती नजर उस पर डाली। फिर भी ऐसी क्या बात हो गई थी कि बात तलाक तक पहुंच गई? वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई। अब इस बात का क्या जवाब देती? उसे तो खुद ही मालूम ना था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसके शौहर ने उसे तलाक के कागजात दे दिए। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। अगर उसे उज़्मा से कोई शिकायत थी तो वो उससे बात कर लेता। वो दोनों मिलकर मसला हल कर लेते। अगर वो दूसरी शादी करना चाहता था तो वो रो धोकर उसे इजाजत दे देती, समझौता कर लेती। मगर ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी कि उसके शौहर ने उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल बाहर किया? जज ने उसकी खामोशी को महसूस करके अपना सवाल दोहराया तो वो चौंकी। कोई जवाब तो देना ही था उसे। मैं ये तो बता सकती हूँ कि मुझे इनसे मोहब्बत कैसे हुई थी, मगर ये नहीं बता सकती कि इन्हें मुझसे नफरत कैसे हो गई। इतनी नफरत कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। पता नहीं ये नफरत कब और कैसे मेरी जिंदगी में आ गई। मोहब्बत से बनाए घर पर नफरत ने कब कब्जा जमा लिया, मुझे बिल्कुल खबर ना हुई। टूटे ख्वाबों जैसा किरची किरची लहजा सामने बैठे सूटिड बूटिड आदमी को भी चौंका गया। उसने बेइख्तियार पहलू बदला और कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगा। वो पलटकर पीछे देखने वालों में से नहीं था। मुखालिफ वकील तल्ख तासुरात लिए बेइख्तियार सामने आया। योर ऑनर, इन मोहतरमा का ताल्लुक मीडिया से है, और चूंकि ये खातून एक ड्रामा राइटर भी हैं, इसलिए बेबुनियाद लफाजी की वजह से अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। वो नागवारी से बोला। वो सर झुकाए खड़ी ये सब बातें सुनने पर मजबूर थी। काश वो ऐसे लफ्ज तख्लीक कर सकती जो उस पर लगे इल्जामात की सफाई दे सकते। उसका वकील भी मैदान में कूद पड़ा। दोनों वकला के दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ। फिर जज साहब ने दोनों को खामोश हो जाने के लिए कहा और एक बार फिर उसकी तरफ मतवज्जे हुए। मोहतरमा, आपसे जो पूछा जा रहा है उसका सीधा साधा जवाब दीजिए। आपको इनसे क्या शिकायत थी? मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आवाज दूर से आती महसूस हुई। उसने देखा उसके वकील ने अपना सर पकड़ लिया था। फिर भी कोई तो शिकायत होगी, आप इनके साथ खुश नहीं थी? जज ने बगौर उसे देखते हुए संजीदगी से पूछा। मैं इनके साथ बहुत खुश थी। कोहर के साये की तरह मध्यम और अफसुर्दा लहजा। ये सवाल उसे कहीं दूर ले गया, दूर माजी में बीते हुए जमाने में गुजरा हुआ कल जो आज भी उसे अपने हिसार में जकड़े हुए था। और क्या आपके शौहर आपके साथ खुश थे?
जज का अंदाज अब की बार कुछ नरमी लिए हुए था। उसके चेहरे पर घने जंगलों जैसी तारीकी उतर आई। शायद मैं इन्हें खुश नहीं रख सकी, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं वो जादू नहीं सीख सकी जिससे शोहर को खुश रखा जा सकता है। औरत तो एक घर और औलाद पाकर ही खुश हो जाती है। मर्द को सारी कायनात भी मिल जाए तब भी वो खुश नहीं होता, एक नई कायनात की ख्वाहिश रखता है। नम आवाज के साथ एक डिप्रेस्ड औरत इस किस्म का जवाब ही दे सकती थी। उसकी पलकों के किनारों पर नमी चमकने लगी। जज ने फाइल का सफा पलटते हुए चंद लम्हों बाद अगला सवाल किया। बताया जाता है कि ये आप दोनों की मोहब्बत की शादी थी, तो फिर शादी के बाद मोहब्बत कहाँ गई? उसके दिल में दर्द सा उठा। मोहब्बत, मोहब्बत की शादी, फेरी टेल का आगाज, ख्वाबों की दुनिया। आह, सब ख्वाब किरची किरची हो गए। शहर मोहब्बत उजड़ गया। फेरी टेल का इख्तिताम भयानक था। उस मोहब्बत ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से दो चार किया। अगर उसे मालूम होता कि उस मोहब्बत की वजह से वो अपनी औलाद से आजमाई जाएगी, तो भूले से भी कभी मोहब्बत ना करती। मोहब्बत की ख्वाहिश को ही दिल से निकाल देती। दुनिया की हर चीज फानी है, तो फिर मोहब्बत लाफानी कैसे हो सकती है? मोहब्बत भी एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। मर्द की मोहब्बत की मुद्दत बहुत मुख्तसर होती है। वजूहात अहम नहीं होती, फैसला अहम होता है, जो मेरे शोहर ने लम्हों में कर लिया था, वो बेरब्त से अंदाज में कह रही थी। तैमूर कारदार बेनियाजी से टांग पर टांग रखे, चेहरे पर रौनक का तासुर लिए बेजार बैठा था। उसके लिए उज़्मा अरूज के अल्फाज किसी जज्बाती कहानी से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। वो अपनी जिंदगी नए सिरे से प्लान कर चुका था, जिसमें उज़्मा अरूज कहीं नहीं थी। तैमूर कारदार उज़्मा अरूज का साबिका शौहर इस मुल्क के बेहिस और बेजमीर तबके से ताल्लुक रखता था। एक ब्यूरोक्रेट था और नामवर सियासतदान का बेटा भी। वो इस कोर्ट रूम में बैठा वाहिद आदमी था जो ब्रांडेड सूट में मलबूस था। कलाई में कीमती घड़ी चमक रही थी। कोट की बलाई जेब से आईफोन 6 का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। प्लेटिनम की टाई पिन और कफलिंग्स उसके लिबास की शान बढ़ा रहे थे। उज़्मा अरूज ने बिला इरादा ही उसकी तरफ देखा, किसी खामोश मोहब्बत की तरह अफसुर्दा और गहरी नजरें। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिलीं। यूं लगा जैसे एक लम्हे में कई सदियां बीत गई हों। तैमूर की आंखों में बेहद सर्द महरी थी और इस अजनबियत ने उज़्मा को दुख दिया था। उसके सब दुख इसी आदमी से वाबस्ता थे। जज साहब ने उज़्मा की गायब दिमागी को महसूस किया। इस अदालत में खड़ी वो वाहिद औरत नहीं थी जो इस किस्म के पैरानॉइड डिप्रेशन का शिकार थी। उन्होंने कागज पर कुछ लिखते हुए अगला सवाल किया। अब आप अपने 5 साल के बेटे अयान कारदार की कस्टडी चाहती हैं? जी योर ऑनर, मैं माँ हूँ और किसी भी जुबान का कोई भी लफ्ज ममता को बयान नहीं कर सकता। मैं अपना बेटा अपने साथ रखना चाहती हूँ। औलाद की बात आई तो उसका अफसुर्दा लहजा मजबूत हो गया। वो अगर यहाँ तक आई थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। मगर तैमूर कारदार ने दरख्वास्त दी है कि चूंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है, इसलिए आप अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती और बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए ज़रूरी है कि उसे बाप के पास ही रहने दिया जाए। मिस्टर तैमूर कारदार के मुताबिक जिन खवातीन का ताल्लुक मीडिया से होता है वो बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सकती। आप इस बारे में क्या कहेंगी? जज साहब ने सपाट अंदाज में कहा। वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। वो वाकई एक बेवकूफ़ औरत थी जिसे एक बेजमीर शख्स से किसी अच्छाई की उम्मीद थी। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो खुशफहम होती है। उसने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। वो एक कमजोर औरत थी, मगर उसे अपने हक के लिए बोलना था। खामोशी सिर्फ इल्जाम देती है, हकूक नहीं। हकूक की जंग लड़ने के लिए बोलना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ती है। योर ऑनर, अब की बार इसकी आवाज मध्यम और बुझी हुई नहीं थी। ये सच है कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है। मैं एक राइटर हूँ और राइटर्स किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं। मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इतने ही हकूक रखते हैं जितने एक आम शहरी के होते हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं, जहाँ कानून की बालादस्ती है, जहाँ शहरियों को हकूक हासिल हैं। मैं एक राइटर हूँ, लिखने वाली औरत हूँ, जिंदगी का शऊर रखती हूँ। मैं अपने बेटे की तरबियत तैमूर कारदार से बेहतर अंदाज में कर सकती हूँ। सर उठाए वो मजबूत लहजे में कह रही थी। उसकी आंखों में अब नमी की जगह एक यकीन था, उम्मीद की चमक थी। तैमूर कारदार को अब की बार उस पर पहले से ज्यादा गुस्सा आया। वो कौन थी? एक कमजोर और मजबूर औरत जो उसके घर में रहती थी, उसके हुक्म की गुलाम थी, उसके ताबे थी, उसकी जेरे नगर और मोहताज थी, और आज कैसे बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। एक अवार्ड क्या मिल गया, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया था।
تیمور کاردار نے غصے سے سر جھٹکا۔ اس عورت کی وجہ سے اس کا کتنا وقت ضائع ہو رہا تھا، وکیلوں پر پیسہ لگ رہا تھا، ذہنی کوفت الگ اٹھانی پڑ رہی تھی۔ وہ ایک بے حد مصروف بندہ تھا، مگر اس عورت کی ضد کی وجہ سے آج یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عظمیٰ عروج سے اس کی نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے اپنے رائٹر ہونے پر فخر ہے۔ وہ سر اٹھائے ہوئے کھڑی تھی۔ اگر میں رائٹر ہونے کی بجائے اداکارہ بھی ہوتی تب بھی میرے پاس اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنے کا حق ہوتا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین نہ تو کمتر ہوتی ہیں نہ بد کردار۔ میڈیا ایک شعبہ ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس شعبے سے جڑا ہے۔ میڈیا ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے۔ آخر ہم لوگ کب اپنے اندر کی منافقت کو ختم کریں گے؟ وہ مضبوط اور مستحکم آواز میں بولی۔ تیمور کاردار کی پیشانی پر ناگواری سے بل ابھر آئے۔ وہ اب اپنے وکیل سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خط درجہ خفگی اور بیزاری نظر آ رہی تھی۔